गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड सभी का स्वागत है आज इस चैनल पे। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था दैट वी आर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आई वाज वेरी बिजी इन लास्ट फ्यू मंथ्स, तो उसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू डू सम वीडियोस ऑन दिस चैनल। बट नाउ जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है वो अनाउंस कर चुके हैं एनटीए। सो नाउ वी हैव टू गेट बैक टू द थिंग्स। सो आज हम लोग बात करेंगे रशियन फॉर्मलिज्म की। और रशियन फॉर्मलिज्म बड़ा एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से क्या है, सवाल छोटे मोटे आ जाते हैं एंड वी कांट अवॉइड दोज क्वेश्चंस। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि रशियन फॉर्मलिज्म वर अ ग्रुप ऑफ राइटर्स हु फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1970s। तो आप उस टाइम से इसकी शुरुआत मान सकते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म से पहले की ये आप कह सकते हैं एक तरीके की लिटरेरी ग्रुप है विच वाज वेरी एक्टिव इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एंड बेसिकली दो बड़े स्कूल इस पूरे के पूरे जो है रशियन फॉर्मलिज्म के हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं। पहला द मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल लेड बाय रोमन जैकबसन वाज फॉर्म्ड इन 1915 एंड इस ग्रुप के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट राइटर वो भी थे, ओसिप बेरिक एंड बोरिस टॉम्स्वेस्की। देख सकते हैं आप इनके जो नाम है थोड़े वो आपको अजीब मिलेंगे। एंड द सेकंड ग्रुप वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। द सेकंड ग्रुप वाज द सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज Opoyes was founded in 1916 and its leading figures included Viktor Sloskovsky, Boris Agamben, Yuri Tainovo। और ये सारे जो राइटर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट राइटर्स इस ग्रुप के थे। एंड अदर इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स की अगर हम बात करें जो इस ग्रुप से कनेक्टेड थे वो थे लियो चेकपिवस्की एंड द फोकलोरिस्ट व्लादिमीर प्रूप। ये ध्यान रखिएगा, व्लादिमीर प्रूप एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर रहेंगे और जब तक अपन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पढ़ते जाएंगे व्लादिमीर प्रूप का नाम आता ही जाएगा। द वे literary criticism was flourished and the way literary theories were getting flourished, his name was getting a more profound। आगे हम बात करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक और जो इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं ग्रुप था वो हम देख सकते हैं, जो आपको नाम याद रखना है, द मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्किल ऑफ द 1920s and 1930s was at the forefront of formalist criticism and the related society was the पेट्रोग्राड सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज। ये जो है आपको बातें इम्पोर्टेंटली याद रखनी है कि कब शुरुआत हुई, कौन कौन से राइटर्स थे। ये जो कुछ नाम आपके सामने आए हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स एंड यू हैव टू कीप देम इन माइंड। आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो द मेजर वर्क की हम लोग बात करेंगे कि जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इस पूरी की पूरी थ्योरी से रिलेटेड वो आपको याद रखने हैं और उसमें कौन कौन से वर्क्स हैं। और से बॉब एगमेमन एंड स्लोवस्की का एक वर्क है पोएटिक्स 1919 एंड उसके साथ जैकबसन का वर्क है मॉडर्न रशियन पोएट्री 1921। स्लोवस्की का एक इम्पोर्टेंट वर्क है ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोज विच वाज रिटन इन 1906 एंड 1929, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। एंड व्लादिमीर का एक वर्क है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फोक टेल 1928। तो ये सारे के सारे वर्क्स आपको याद रखें। नाउ वी आर हियर टू नो अबाउट द मेन क्वेश्चन कि एग्जैक्टली ये थ्योरी कहती क्या है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय रशियन फॉर्मलिज्म। चलिए देखिए, रशियन फॉर्मलिज्म को बिफोर गोइंग ऑन टू रीडिंग द टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, मैं सिंपल सी एक बात बोलना चाहूँगा दैट रशियन फॉर्मलिज्म सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है लैंग्वेज के ऊपर, that how the language is formed, what are their characteristics, how the language is being used, is it nicely embroidered or is it nicely structured, or does it sound like a very ordinary kind of language, or does it have a different kind of scenario included into that। मतलब सिंपल सी एक बात है, वो ये कहते हैं कि आपको लिटरेचर जब आप लिख रहे हैं तो आपको सामान्य भाषा का प्रयोग नहीं करना है। अनलाइक विलियम वर्ड्सवर्थ हु सेड दैट द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर शुड बी द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, वो इस बात को नहीं मानते। दे बेसिकली ट्रीट
the assumptions which were made in Biographia Literaria by S.T. Coleridge, जो उन्होंने वहाँ पे बात बोली है कि भाई जो पोइट्री की लैंग्वेज है, इट शुड बी इट शुड हैव इमेजिनेशन, फैंसी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स। लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, लैंग्वेज थोड़ी जो है लिटरेरी होनी चाहिए। तो उस प्रकार की बातों को यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट किया है। तो आपको ये बेसिक आइडिया आई गेट समझ में आ गया होगा। नाउ आई हैव डिसाइडेड आई हैव डिवाइडेड देम इनटू सम पॉइंट्स, तो वो भी आपको सामने मैं पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द की assumptions of the theory, the literature, especially poetry, was a special function of language. According to them, this is what is very important. And next, it was possible to discover the underlying formulae or the structures of literary text by the study of its devices. ठीक है, मतलब कि वो क्या कहना चाहते हैं कि जो लैंग्वेज है टेक्स्ट की, उसको अगर आपको पढ़ना है, अगर आप उसको समझना है, तो what we can do that we can just go out there, when we read the text we have to focus on the structural जो वैल्यूज हैं या डिवाइसेस जैसे कौन सी यूज की गई हैं, वो जो है हमें पोइट्री को रीड करते टाइम देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, इफ़ यू आर रीडिंग ओड ऑन ग्रेशियन ऑन एंड इफ यू आर रीडिंग ओड टू ऑटम या पैराडाइज लॉस्ट पढ़ रहे हैं या कोई भी पोइट्री है, पोएम आप पढ़ रहे हैं, लाइक मान लीजिए मेरी फेवरेट पोएम द सोलिटरी रीपर पढ़ रहे हैं, तो अब आपको इनके अकॉर्डिंग क्या करना है, डोंट गो कि भाई विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाहते हैं या उसमें क्या खूबसूरती से कौन सी बात बताई गई है, ये उस पर आपको फोकस नहीं करना है। फोकस किस पे करना है कि किस प्रकार की लैंग्वेज विलियम वर्ड्सवर्थ ने यूज़ की है, क्या कौन सी फिगर ऑफ स्पीचेस उन्होंने यूज़ की है, डिवाइसेस उनकी कौन सी हैं, क्या इन्वर्जन यूज़ किया है, कौन सी राइम स्कीम यूज़ की है। अकॉर्डिंग टू दैम दीज आर द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स देन व्हाट इज द कंटेंट एट दैट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द रशियन फॉर्मुलिस्ट। आगे हम बात करते हैं। इसके अलावा एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने करनी चाहिए और बेसिकली जो प्रूफ उन्होंने करना चाहा वो ये करना चाहा दैट लिटरेचर इज नॉट डिफरेंट देन साइंस, बट एग्जैक्टली ऐसा है नहीं, बट दे वांटेड टू प्रूव कि जैसा हम साइंस में एग्जैक्ट जो है इम्पोर्टेंट डिटेल्स के साथ एकदम करेक्ट और प्रिसाइज जो है रिसर्च फाइंडिंग्स कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम लिटरेचर को भी देख सकते हैं। उसी नज़र से हम लिटरेचर को देख के एंड वी कैन जस्ट बेसिकली फाइंड आउट द मीनिंग एंड द थिंग्स रिटन इनटू दैट। तो उनके अकॉर्डिंग ये बात है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कंक्लूजन के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखी है वो ये है, दस लिटरेरी लैंग्वेज एक्सटेंडेड एवरीडे लैंग्वेज यूज्ड इट इन डिफरेंट वेज। द पर्पस ऑफ क्रिटिसिज्म वाज फाउंड आउट हाउ लिटरेरी टेक्स्ट generated or possessed or literariness. This is the main concern of the Russian formalism. जैसे कि आपको मैंने पहले कहा था कि उनका जो मेन कंसर्न है वो ये है कि क्या जो लैंग्वेज लिखी गई है वो लिटरेचर को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है या नहीं है, या फिर वो लिटरेरी लैंग्वेज है या नहीं है, क्या वो कॉमन लैंग्वेज है। इफ़ इट इज़ कॉमन लैंग्वेज देन दे आर नॉट गोइंग टू गिव any sort of value to that particular work, and if it is it has ornamented language, it has artificial language, it has archaeological concepts into that, it has a lot of use of figure of speech and devices, तब जाके वो उसको एक अच्छी literary work मानते हैं। नहीं, if you have written just like William Wordsworth or we can say Robert Frost, तो जो है आपको वो इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। You have to be John Milton or Alexander Pope to get appreciation from रशियन फॉर्मुलिस्ट। तो यहाँ तक आई गेस आपको बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो इससे रिलेटेड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए टुडेज लास्ट स्लाइड और इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये एक पर्टिकुलर टर्म जो है ये कहीं ना कहीं रशियन फॉर्मुलिज्म की आत्मा है। कहीं ना कहीं इन्होंने इसी चीज़ पे फोकस किया है पूरे के पूरे थ्योरी के दौरान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डीफेमिलियराइजेशन। ठीक है कि फेमिलियर जो चीज़ है उसको डीफेमिलियर कैसे करना है, दैट इज़ व्हाट बीइंग द मेन कंसर्न ऑफ दीज पर्टिकुलर क्रिटिक्स। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना है कि ये टर्म किसने कॉइन की, तो स्लोवस्की ने ये टर्म कॉइन की, एंड इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस वेयर बाय लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ वे दैट ऑर्डिनरी एंड फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स
are made to look different. It is a process of transformation where language asserts its power to affect our perceptions. Reality is thus modified for us through a special use of language. In short, the content of reality, story, or theme is made to look attractive, ugly, or good through the representation in language. Defamiliarization is therefore about form as it affects content and reading. Defamiliarization is what distinguishes poetic और literary language from non-poetic और non-literary language. चलिए मैं आपको बड़ा ही सिंपल छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको बता देता हूँ. जैसे कि हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है, माई लव इज़ लाइक ए रेड रेड रोज. ठीक है, तो पहले तो आप कमेंट में ये बताना है कि ये जो पोएम है वो किसकी है, माई लव इज़ लाइक ए रेड रेड रोज. तो देखिए सिंपली अगर एक बंदा जो सिंपल किसी को ये बात बोलता तो ही इज जनरली यूज्ड रेड रोज, माई लव इज़ लाइक ए रेड रोज. रेड रेड रोज वो क्यों कहता, ठीक है, एक सिंपल वे की अगर हम बात करें तो. लेकिन क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो, हमें जो है वो डीफेमिलियर करना है मॉडर्न लैंग्वेज से. ठीक है, तो मॉडर्न जो है सॉरी जो कॉमन लैंग्वेज है उससे हमें जो डिफरेंट करना है. तो ये जो एक बात आती है, ठीक है, इसके बारे में हमें समझना है कि उनका कहना ये था कि जब भी आप कोई भी लिटरेरी वर्क लिखे, इट शुड नॉट अपीयर एज लाइक पेल और बहुत सिंपलिस्टिक सा अपीयर नहीं होना चाहिए. इट शुड हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी और लैंग्वेज भी जो है थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी कैची होनी चाहिए, थोड़ी सी जो है कह सकते हैं कि अलग प्रकार की होनी चाहिए. ठीक है, जैसे कि अगर आप इमेजिन करेंगे, अगर आप विलियम ब्लैक की पोएम्स की लैंग्वेज देखें विच इज़ वेरी ब्लंट एंड विच इज़ वेरी डायरेक्ट. ठीक है, और अगर आप पोएम्स देखते हैं अलेक्जेंडर पोप की या आप शेक्सपियर के सोनेट्स देखते हैं, और सोनेट्स में भी आप देखिए जैसे मान लीजिए एक ही एज के अगर आप पोइट्स की बात करें तो पीबी शेली की पोएम्स में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो को प्रेजेंट किया गया है. उनका जो लैंग्वेज का यूज़ करने का तरीका है जिसके अंदर खास करके जो है वो कह सकते हैं कि हमने देखा इन्वर्जन बहुत अच्छा देखा है. ठीक है, टेर्जा राइमा का वो बहुत अच्छा यूज़ करते हैं. ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो जीएम हॉपकिंस ने कर्टल सोनेट लिखी तो उन्होंने क्या किया, द थिंग्स विच वो वेरी फेमिलियर टू अवर माइंड. जैसे सोनेट का हम सबके जितने भी लिटरेचर पढ़ने वाले लोग हैं दुनिया में, they have a set scenario in their mind कि भाई 14 लाइन्स की सोनेट होती है, एक प्रॉब्लम होती है, एक वोल्टा होता है जहाँ पे ट्विस्ट आता है, उसके बाद जो है वो सोनेट चेंज हो जाती है. बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने डीफेमिलियराइज किया सोनेट को. 11 लाइन्स की उन्होंने सोनेट लिखी, उसकी राइम स्कीम भी उन्होंने चेंज की, उसके अकॉर्डिंग उसका जो परसेप्शन था उन्होंने भी वो भी चेंज किया. सो दिस इज व्हाट वी कैन सी दैट व्हाट डू वी मीन बाय डीफेमिलियराइजेशन. डीफेमिलियराइजेशन का मतलब स्लोवोस्की के अनुसार ये है कि सर जब भी आप कोई लिटरेरी वर्क लिखे, इट शुड नॉट अपीयर वेरी सिंपल, इट शुड नॉट अपीयर वेरी कॉमन, इट शुड हैव some different ideas into that, some different kind of structure. ठीक है, और कुछ different kind of चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए, तभी जाके डीफेमिलियराइजेशन उस वर्क का, उस पूरे के पूरे कह सकते हैं कि जो लिटरेरीनेस है उसकी वो बनी रहेगी. एंड दिस इज व्हाट इज बीइंग द मेन इम्पोर्टेंट की टर्म ऑफ रशियन फेमिनिज्म, और इसके ऊपर ही सारे राइटर्स ने काम किया है. तो बेसिकली आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो अगेन इफ यू नीड सम असिस्टेंस. एंड इसके अलावा लिटरेचर विद MDT मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द PDF एंड द PPT ऑफ दीज पर्टिकुलर वर्क्स, और जो भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ उसका. और उसके अलावा वी विल सून बी डूइंग द लाइव सेशंस ऑफ PYQs एंड अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स. सो वी विल मीट देयर आल्सो. आई होप आपको ये जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली क्या मैं कहना चाहता हूँ और क्या रशियन फॉर्मलिस्ट लोग कहना चाहते हैं. एंड हम लोग जल्दी से जल्दी इस पूरी की पूरी जो थ्योरी है, ठीक है, जो कि ये देखिए अभी हम लोग कर रहे हैं, बेसिकली वी आर डूइंग स्ट्रक्चरलिज्म. ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म मैंने इससे पहले
फर्डिनेंड डी सोश्योर के ऊपर एक वीडियो बनाया है, और अभी ये जो रशियन फॉर्मलिज्म है उसके बारे में। नाउ नेक्स्ट में प्राग स्कूल, रोमन जैकब्सन का मेटाफोर एंड मेटोनिमी, बिकॉज बड़ा कंसेप्ट है, उसके ऊपर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर सेमियोटिक्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और तब तक कोशिश कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड मुझे बताएं कमेंट्स में कि माय लव इज़ लाइक रेड रेड रोज किसने लिखी है। ठीक है जी, बाय एंड हैव अ गुड डे।